एक्टर्स हैं उनके बारे में ही ये फिल्म है। कैसे वो लोग स्ट्रगल करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे ऑडिशंस दे दे के किन मुश्किलों से उन लोगों को काम मिलता है, ये होता है, और कैसे उनके हाथ से काम चला भी जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल एक्टर्स का जो है। और आदेश उसमें शरद की भूमिका निभा रहे हैं, अभय की भूमिका अक्षय निभा रहे हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं हमारे सिद्धांत बगानी। तो ये लोग हैं, बाकी कॉस्ट्यूम्स वही, प्रोडक्शन हाउस वही। जी जी जी। बहरम खान के किरदार के लिए वो ऑडिशन नहीं था। वो ऑडिशन अक्षय जो हैं, जिन्होंने अभय का कैरेक्टर निभाया है, ये महाराणा का ऑडिशन दे के आए हैं। और जब हैप्पी गो लकी टाइप का एक लड़का है जो अभी अभी बॉम्बे में आया है, ऑडिशंस दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको बहुत उम्मीदें नहीं है। सेनापति के बेटे का दोस्त का कुछ एक ऑडिशन देने गया और उसको वहाँ मेन लीड रोल मिल गया। तो वो लीड रोल मिलने के बाद वो कैसे वो तैयारी करते हैं, ये करते हैं, जब वो चला जाता है तो थोड़ा सा वो पूरा वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ पे वो बहरम खान चिल्ला के भागता है सड़क पे, वैसा है। तो उन्होंने महाराणा का ऑडिशन दिया हुआ है। जी डेफिनेटली। सबसे एक्सपीरियंस बोले तो यही दोनों को, आराम नगर का, ये तीनों को एक्टर्स को ही ज़्यादा आराम नगर का एक्सपीरियंस है। तो कैसा रहा आपका किरदार इसमें, किस तरह एक्सपीरियंस? नमस्कार, मैं हूँ अक्षय खरोडिया एंड आज जो रणभूमि के लिए आप लोग सब यहाँ आए हैं, ये कहानी बेसिकली इस तरह की है जहाँ पे एक एक्टर कैसे हर दिन रणभूमि फेस करता है। बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए जो कि आउटसाइडर्स हैं, जो एक छोटे शहर से आते हैं, बड़े सपने लेके आते हैं शहर में और कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग उन लोगों के लिए ना हर दिन एक रण की तरह है। बिकॉज एक ऑडिशन के लिए हज़ारों लोग जाते हैं जिसमें आप फाइट करते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे इससे पहले वाली कहानी में दादा ने दूसरी इंडस्ट्री का दर्द दिखाया, उसमें इस कहानी में आपको इस इंडस्ट्री का दर्द नज़र आएगा। और जब ये स्क्रिप्ट मुझे दादा ने सुनाई तो मैं इससे काफ़ी कुछ रिलेट कर पा रहा था। बिकॉज एक मेरी पर्सनल स्टोरी थी इससे जुड़ी हुई। आई वॉज डूइंग अ शो फॉर स्टार प्लस नेम कॉल पांड्या स्टोर एंड 3 साल सुपर हिट होने के बाद देन एक ब्रेक था जो मैंने लिया था एक फ़िल्म के लिए, जो कि आप लोग शायद जानते होंगे, हिंदुस्तान के बहुत ही यंग एंड बहुत फेमस बाबा हैं जिनकी बायोपिक में करने वाला था एंड आई वॉज द लीड ऑफ दैट फिल्म। सो उस फिल्म के लिए ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी अरसा दिया था उस किरदार में ढलने के लिए, वैसे ही 6-7 महीने 8 महीने दिए अपने। तो जब वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से वो उसमें नहीं जाते, हम बताते हैं कि एक आर्टिस्ट की जर्नी क्या होती है। उस आर्टिस्ट ने मैंने उसके अंदर हर तरीके के एफर्ट्स डाले उस फिल्म को करने के लिए, और बीच में वो फिल्म किसी वजह से नहीं हो पाई। सो वो इम्पैक्ट जो था, जो इतने टाइम मैंने उस फिल्म को दिया, वो मुझे इतना गहन में ले गया कि मैं आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर सम टाइम। उससे निकलने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। बिकॉज एक आर्टिस्ट ना एक बहुत फ्रजाइल एक बच्चा होता है। आप अंदर से प्रिपेयर होते हो उस चीज़ के लिए, और अचानक अगर वो चला जाए ना हाथ से, और तो आप दुखी हो जाते हो। तो ऐसा मेरे साथ काफ़ी सारी फिल्मों में हुआ बॉलीवुड में। बिकॉज हम एक छोटी आउटसाइडर है, वी आर नॉट अ स्टार किड, एक नए लोग हैं जहाँ से आए, हिम्मत नहीं हारते हैं, फिर भी आगे बढ़ना है, वैसी चीज़ें थी। तो सेम चीज़ जब दादा ने ये इस कहानी सुनाई कि एक बच्चा है जो आया है एक छोटे शहर से यहाँ पे, और उसका बड़ा सपना भी नहीं है, ऐसा है कि यार कुछ भी किरदार मिल जाए उसी में खुश हो जाएंगे, कि उसी में पैसा कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे अपना। मगर उसको एक बड़ा सपना दिखा दिया जाता है इस इंडस्ट्री में, तो वो उस सपने को जीने लगता है। और मगर वो जब सपना टूटता है तो लोगों का उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, या उसकी मानसिक स्थिति किस लेवल पे हिल जाती है, ये कहानी उस बारे में है। अदिति जी, आपका क्या कहना है किरदार पर? क्या इस फिल्म में फिल्म के बारे में? किरदार को लेके क्या कहना है? किरदार को लेके तो ऐसा है कि ये शरद है, और शरद कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है फिल्म में, है ना। और वो आया था 23 साल का, 40 का हो गया। उस टाइम पे मतलब
उसका पेट वेट भी बढ़ गया, सब मोटा हो गया, ये चीज़ें हुई। और लगभग 2 साल पहले भाई ने हमको ये कहानी सुनाई थी, है ना। फिल्म शुरू होने से 1 साल पहले मैंने इस पे काम चालू कर दिया, बाल बढ़ाए। फिर हम लोगों ने लगभग 3-4 महीने वर्कशॉप किया, और वर्कशॉप में एक्चुअली इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, मतलब हर आप दो हम लोग स्पेशली डायरेक्टर हमारे हैं, उनका विजन है, और ये बड़ा मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट लाइक, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग लाइमलाइट ग्लैमर वाले लोग हैं जो कैमरा के सामने होते हैं, मगर हमारी कहानी कोई दिखाने वाला नहीं होता है। आराम नगर में खाली नाम का आराम है, आराम है ही नहीं वहाँ, तो दैट्स मैं बोलना चाहूँगा उसका नाम वैसे लेना नहीं चाहिए। इट्स लाइक एवरीडे नगर, जहाँ पे आपको हर दिन जाना होता है और हर दिन आपको उन गलियों में घूमना होता है। बट मुझे लगता है कि वो भी बहुत सुनहरे दिन होते हैं, जो वो उसी प्रोसेस की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों के सामने, आप लोग हमारा इंटरव्यू ले पा रहे हैं, तो वो आराम नगर की गलियों से आज हम आप लोगों के सामने पहुँचे हैं। क्या होता है, 400 लोग होते हैं ऑडिशन में, और कई जगह तो खड़े हुए हैं भीड़ में, तो वो बोल दिया नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। तो मैंने कई बार ऐसा भी बोला, नहीं यार फिट तो है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो और इसमें एक छोटी सी चीज़ वो थी कि जब बोलते हैं कि भाई आप लाइन बोल लोगे, तो भाई 1000 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ लाइन बोलने ही आए हैं ना। ये मैंने रियल बोला था। तो ये दादा की पहली, ये इनने बताया था कि मैंने सच में बोला था। एक प्रोड्यूसर, मैं फर्स्ट शूट करने गया था, तो काम तो मिल नहीं रहा था, ऐसे छोटा सा कैरेक्टर था, उसके लिए चला गया। और हुआ ऐसा कि जो नेगेटिव कर रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ, अपना कॉस्ट्यूम उतार के चला गया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे को देख रहे हैं, पूछा आप डायलॉग बोल लोगे? मैं सर 1100 किलोमीटर दूर से मैं डायलॉग बोलने ही आया हूँ। तो बोलता हाँ बोलेगा। तो फिर उसका मेन किया मैंने नेगेटिव में, लगभग 4 दिन शूट चला था। ये रिश्ता एक सीरियल आता था जी टीवी पे उसका। सर आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे, आपका परिचय पहले। मेरा नाम सिद्धांत बदानी है, मैं वैसे तो उत्तराखंड से हूँ, बट मूवी में एज एन एक्टर मैं असली लाइफ में तो इस तरफ हूँ इनके कैरेक्टर में, बट मूवी में मैंने जो कास्टिंग डायरेक्टर का रोल किया है वो डेफिनेटली मेरे से बिल्कुल उल्टा है। रियल लाइफ में मैं हमेशा इस तरफ रहता हूँ, बट मूवी में मैं इस तरफ हूँ। तो जो रियल लाइफ में हमें फेस करना पड़ता है, कास्टिंग के ऑडिशन देना, फिर रिजेक्शंस एंड ऑल, तो मेरे लिए कास्टिंग डायरेक्टर का रोल वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम रियल लाइफ में रोज़ उनको देख रहे हैं, रोज़ उनको फेस कर रहे हैं, तो इजी था मेरे लिए। या आपसे जनाबी हाल ही में एक इंटरनेट पे बहुत वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जहाँ कोई बेचारे स्ट्रगल एक्टर है, और उन्होंने मतलब ऐसी सी बात की कि सिर्फ कास्टिंग ये सब बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ नाम मात्र के लिए है, क्योंकि अंत में वही होता है कि जो डिसीजन लेने वाले होते हैं, ऊपर होते हैं, कौन होते हैं पता नहीं, वो उन्हीं को लेते हैं जिनको वो लेना है। सर ये तो ट्रुथ है, ये इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो सच्चाई है, क्योंकि कास्टिंग तो पहले ही लॉक हो जाती है, नीचे तो कैरेक्टर्स ही आते हैं जिनकी कास्टिंग होती है छोटे मोटे किरदारों के लिए। मगर मैं एक चीज़ बोलूँगा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं साइमल्टेनियसली इस इंडस्ट्री में, ऐसे प्रोडक्शन और ऐसे डायरेक्टर्स आ गए हैं आज, जैसे परिवेश दादा है, ही इज़ वन ऑफ देम, जो नए नए आर्टिस्ट को, नए टैलेंट्स को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। ये इनका प्लान है कि ऐसे ही आर्टिस्टों के साथ काम करूं जो कि सच में जिनमें टैलेंट है, जो कि कहीं उनको फेम की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी टैलेंट से वो फेम पाएंगे। 2 तरीका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि हमारी इंडस्ट्री में ओनली लूप होल्स हैं जहाँ पे आप ये कहें कि यार बुरा ही बुरा है, नहीं। आज के टाइम पे आप देखिए कितने सारे कलाकारों को मौका मिल रहा है, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे NSD के पास आउट्स हों, या फिर अलग अलग जगह के किरदार हों, जो आ रहे हैं इस शहर में और उनको काम मिल रहा है। तो ये इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को काम दिया है, और अभी एक नया डिपार्टमेंट और आ गया, अभी वर्टिकल सीरीज़ आ गई है, कोई डिफरेंट सीरीज़ें शुरू हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं, काम बहुत है। अगर आप मेहनत से लगे रहोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो उम्मीद मिलेगी और वो काम मिलेगा, और वो लोग अपने आप आपको मिलेंगे जो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। आखिरी सवाल सर आपसे परवेज जी, AI का भी जमाना आ गया है और कलाकार को भी साइड किया जा रहा है।
अभी तो वो आर्टिस्ट की बात हो रही है। ये फिर आगे आर्टिस्ट के पेट पे लात मार रहे हो आप ये बननी स्टार्ट हो गई है। हाँ हो गया। बननी स्टार्ट हो गई है, बट मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा एआई के अपने एक लिमिटेशंस है। मुझे लगता है क्रिएटिविटी वाला जितना काम है वो जो एक ह्यूमन माइंड है वो जितने अच्छे से कर सकता है वो एआई नहीं कर सकता। एआई से आप चीज़ों को अलग तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत लोग बहुत अच्छे से स्मार्टली उसको यूज़ कर भी रहे हैं। जैसे राइटर एक स्टोरी लिखता है तो अब उसको बहुत सारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ बोल देता है, कमांड देता है, पूरा स्टोरी उसमें कॉपी पेस्ट करेगा तो सारा फॉर्मेट आ जाता है उसमें बन के। तो आप किस तरह से उसको यूज़ करते हैं उसके ऊपर है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंस को अभी कुछ समय तक तो रिप्लेस नहीं कर सकता, आई का कुछ नहीं कर सकता। और एआई के लिए हम जो कमेंट कर रहे हैं, अगर साइमल्टेनियसली देखें एआई के साथ साथ अभी थिएटर की डिमांड कितनी बढ़ गई है। लोग अब थिएटर प्लेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कमर्शलाइज होने लग गए हैं, लोग रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो जितना एआई की तरफ हमें मिल रहा है नए ऑप्शंस, वैसे ही हमारी तरफ नए दूसरी चीज़ें भी थिएटर्स खुल रही हैं। और उसकी तरफ रास्ते खुलते जा रहे हैं, रियलिज्म की तरफ रास्ते खुल रहे हैं। प्रिया जहाँ से है, एजीपी वर्ल्ड, इन लोगों से बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस है नहीं अभी थिएटर का अपना इंडिया में। सबसे बड़ा प्ले भी देवदास इन लोगों ने ही बनाया है, बर्फ अपना सौरभ शुक्ला जी का, या अभी महेश मांजरेकर जी का एक प्ले इनका चल रहा है। तो इन लोग काफ़ी थिएटर करते हैं और सारे कमर्शियल थिएटर हैं। तो दीज गाइज आर लाइक एआई रन करने के लिए भी ह्यूमन चाहिए और हम कभी रिप्लेस नहीं होंगे, दैट फॉर श्योर। कमांड डालेंगे कोई चाहिए। ठीक है सर, आपकी फिल्म लेट हो रही है। So our target is that we, you know, so AGP World basically has been in mostly in theaters from last 25 years, but then lockdown happened, theater was all shut, so we had to evolve around it. So that time we came up with the idea with short films because everyone was sitting inside home and trying to spend time on OTT series because that time only the OTT series also picked up. So yes, then we got this idea कि okay, we have to do something that we can, you know, actually do some creative stuff in short films, and then we started this venture, like this production house that now we are bringing up a lot of short films that have already got many awards, like in film festivals. We have represented internationally, and it has got a lot of recognitions. So now we are targeting that to bring it to OTT also. Thank you.